हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे कि आरएलसी सीरीज रेजोनेंस किसे बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में श्रेणी अनुनाद बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है सर्किट में, जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिव लोड लगाओ, इंडक्टेंस मतलब एक इंडक्टिव लोड लगाओ, और कैपेसिटिव लोड ये जो है आर एल और सी, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो, तो ऐसे सर्किट को हम आरएलसी सीरीज सर्किट बोलते हैं। सीरीज में कनेक्टेड दिखे ना, तो इसलिए हम आरएलसी सीरीज बोलते हैं। अब रेजोनेंस का मतलब क्या है? देखिए, रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब ये आपके इंडक्टिव लोड, ये जो इंडक्टिव लोड लगा और ये जो कैपेसिटिव लोड लगा, इन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाए। इसके जैसे कि इंडक्टिव लोड यहाँ कुछ भी लगा होगा, उसके अक्रॉस या उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज आ रहा होगा, और यहाँ कोई कैपेसिटिव लोड लगा होगा, उसके सिरों के जो दो बीच वोल्टेज होगा, इन दोनों का वोल्टेज अगर सेम हो जाए, या फिर इन दोनों की क्या है, इन दोनों के प्रतिरोध सेम हो जाए या प्रतिघात सेम हो जाए, रुकावटें सेम हो जाए। जैसे कि इंडक्टर की एक्सएल होगी और कैपेसिटिव की एक्सी होगी। अगर इन दोनों की रुकावटें सेम हो जाए या फिर वोल्टेज एक दूसरे के सेम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम अनुनाद या फिर रेजोनेंस बोलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने एक सर्किट लिया, उसमें हमने एक रेजिस्टिव लोड लगा दिया, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटिव लोड। इन तीनों लोड को हमने सीरीज में या श्रेणी में लगाकर एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टेज सप्लाई कैसी है? आपकी एसी सप्लाई, जैसे घरों में एसी सप्लाई आती है। जैसे कि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी, अगर एसी सप्लाई आप दे रहे हैं तो उसकी वोल्टेज इक्वेशन क्या बनती है? V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। आपने यहाँ वोल्टेज जैसे ही दिया तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई। यहाँ पे VR क्या दिखा रहा है? VR दिखा रहा है, आप यहाँ पे कोई भी रेजिस्टिव लोड लगा है, मान लीजिए कोई हीटर लगा है, उसके सिरों के बीच जो भी वोल्टेज होगा हम उसे VR नाम दे रहे हैं। उसी तरह यहाँ कोई इंडक्टिव लोड लगा है, जैसे कि मोटर मान ले रहे हैं, उस मोटर के सिरों के बीच जो भी दो वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा उसे हम VL बोल रहे हैं। और उसी तरह यहाँ कोई कैपेसिटिव लोड लगा है, उस कैपेसिटिव लोड के सिरों के बीच जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसे हम VC बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों कनेक्ट है श्रेणी में, और इस पूरे सर्किट को हम आरएलसी सीरीज सर्किट बोल रहे हैं। जैसे कि रेजिस्टिव सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिव सर्किट में अगर हम क्या दे रहे हैं? वोल्टेज सप्लाई V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी दिया, तो उसमें करंट का क्या वेरिएशन होता है? हमेशा करंट जो है साथ में चलती है वोल्टेज की। रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग ने पढ़ा था कि जब कभी भी वोल्टेज देते तो करंट उसमें हमेशा साथ में चलती है। जिस पॉइंट से वोल्टेज जनरेट होता है उसी पॉइंट से करंट स्टार्ट होती है। तो इन दोनों की इक्वेशन हमेशा सेम रहती है। देखिए, दिख रही होगी सेम। इंडक्टिव लोड की बात आ रही है, ये आपका रेजिस्टिव लोड हो गया। अब इंडक्टिव लोड की बात आ रही है। इंडक्टिव लोड में हम लोग ने पढ़ा था कि जब आप किसी इंडक्टिव लोड में वोल्टेज सप्लाई देते, जो कि इक्वेशन क्या है? VM साइन ओमेगा टी, तो उसमें करंट क्या है? थोड़ी देर बाद आता है, तुरंत नहीं आता है। थोड़ी वोल्टेज देने के कुछ समय बाद करंट उस सर्किट में उत्पन्न होता है या जनरेट होता है, जो कि करंट की इक्वेशन क्या बन रही थी? I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 90। यहाँ पे माइनस 90 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका करंट जो है लेट आ रहा है। माइनस मतलब हमेशा नेगेटिव वाली चीज़ें बताई जाती ना, तो ये यहाँ पे करंट जो लेट आ रहा है, कितनी टाइम बाद? 90 डिग्री के बाद। उसी तरह कैपेसिटिव लोड की बात करें, अगर कैपेसिटिव लोड लगा रहता और उसमें कोई हम वोल्टेज सप्लाई देते, जैसे कि हम लोग ने V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो इसमें करंट जो है हमेशा पहले से आ जाता है, जनरेट हो जाता है। इसमें करंट पहले ही उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद वोल्टेज दिया जाता है। तो उसकी इक्वेशन क्या बन रही है? I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 90 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्लस मतलब है करंट पहले ही आ गई है, और 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री के बाद आई है। ठीक है, एंगल्स में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी साइन आप लोगों का एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग एंगल्स लेके चलते हैं, डिस्टेंस तो लेके चलते नहीं। तो हम यहाँ पे एंगल से उस चीज़ की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फेजर डायग्राम। ये है फेजर डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फेजर डायग्राम, हर एक सर्किट्स का पूछा जाता है। अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए रहता है, और उसी स्टार्टिंग के पॉइंट के हिसाब से हम पूरा अपना डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है? करंट ली है। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या? करंट लिया है। हमने करंट को शो करा इस डायरेक्शन में, आप ऊपर भी इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई
इससे दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पर क्या लिया, आई लिया है, ठीक है। अब एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अब इस करंट के हिसाब से हम पूरा डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। पहला आपका रेजिस्टिव लोड है, तो रेजिस्टिव लोड में हमने करंट ऑलरेडी पहले बना दी गई। फिर क्या है, वोल्टेज बनाना है। तो हमने देखा रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज कैसा रहता है, करंट के साथ साथ चलता है, मतलब जहां करंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वोल्टेज जाएगा। तो आपकी करंट की डायरेक्शन ये जा रही है तो आपका वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में जाएगा रेजिस्टिव का। तो हमने यहाँ पे वी आर जो है शो कर दिया आपका रेजिस्टिव लोड का, ठीक है। यहाँ पे आपका वी आर आ गया। अब इंडक्टिव लोड की बात आती है। इंडक्टिव लोड में क्या बताया गया है, वी और आई के बीच में क्या चलता है, 90 डिग्री का डिफरेंस चलता है, ठीक है। 90 डिग्री का डिफरेंस चलता है और करंट हमेशा पीछे रहती है। अब हमारे पास करंट तो ऑलरेडी हमने उसका बना ही दिया है, करंट की वैल्यू, ठीक है। हमें बनाना है कि अब इसका वोल्टेज बनाना है। वोल्टेज के लिए आपके पास एक ऊपर भी लाइन 90 डिग्री अगर आप बनाएंगे तो ऊपर बना सकते हैं, एक नीचे बना सकते हैं। ये 90 डिग्री तो होगा, करंट से अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो 90 डिग्री यही तो होगा। अब प्रॉब्लम आती है कि आप ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं। तो यहाँ पे करंट दे दी गई है, तो अगर मान लीजिए आपने ये इंडक्टिव लोड का वोल्टेज नीचे बना दिया, इन केस अगर आपने इसका वोल्टेज नीचे बना दिया, ये 90 डिग्री दिखा दिया, और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे इस डायरेक्शन में, तो आपको पहले करंट मिल रही है, उसके बाद आगे जाएंगे तब वोल्टेज मिल रहा है। क्या ऐसा इंडक्टिव लोड में होता है, नहीं ना। इंडक्टिव लोड में क्या रहता है, पहले वोल्टेज आता है, उसके बाद थोड़ी समय के बाद करंट आती है। मतलब इससे ये हमें प्रूव हो रहा है कि नीचे आपका इंडक्टिव लोड का डायग्राम नहीं बनेगा। तो हमने पता चल गया कि आपका इंडक्टिव लोड का जो फेजर बनेगा वो ऊपर बनेगा और उसका वोल्टेज VL दिख गया। उसी तरह कैपेसिटिव लोड की बात आए, कैपेसिटिव लोड की बनाने हमें करंट ऑलरेडी बन गया, इस करंट को रेफरेंस लेके बनाएंगे तो हमेशा वोल्टेज इसका नीचे आएगा। और कितनी दूरी पे रहेगा, 90 डिग्री की दूरी पे 90 डिग्री। अगर आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे करंट पहले आ रहा है फिर उसके बाद वोल्टेज आ रहा है, जो कि कैपेसिटिव लोड में ऐसा ही होता है, करंट पहले जनरेट हो जाती है उसके बाद वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये आपका फेजर डायग्राम बन गया है RLC सीरीज सर्किट का। आगे बढ़ते हैं, अगेन यहाँ में मैंने अब डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जो कि मैंने पहले आपको बताया, फेजर डायग्राम को बता चुके। इसका फेजर डायग्राम इस तरह का बनाया है। अब इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इजीली नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमने अपने इस डायग्राम को कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट करा, आपकी ये जो चीज़ है आपकी एज इट इज रखी, IVR रख दिया, ऊपर आपका VL था। बस क्या है, अगर VC नीचे पॉजिटिव हम नीचे दिखा रहे तो ऊपर क्या रहेगा, निगेटिव होगा। आप लोगों ने कन्वेंशन साइन पढ़े होंगे, अगर एक एक्सिस पॉजिटिव ले रहे तो दूसरी एक्सिस उसकी अपोजिट क्या होती है, निगेटिव होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ ली, यहाँ पे VL पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ उठा के हमने ऊपर शिफ्ट करी तो -VC हो गया। तो अब ऊपर का वोल्टेज क्या है यहाँ का दिख रहा है, VL -VC, और ये आपका एज इट इज़ है। और आपका रिजल्टेंट जो आप मेन सप्लाई दे रहे हैं AC सप्लाई, वो वोल्टेज कैसे दिखाएंगे, इन दो रिजल्टेंट का वोल्टेज रहेगा तो वो चीज़ आपने सेंटर में दिखा दी, ठीक है। और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो यहाँ की डिस्टेंस सेम है, तो ये भी आपका VL -VC हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है, V और VR के बीच हमने फाई लगा दिया है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है, इसका स्क्वायर करते, जो कि हमने यहाँ किया, V², फिर VR स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर लिया, और इसका स्क्वायर मतलब VL -VC का स्क्वायर लिया। फिर V में जो स्क्वायर है उसको हमने उधर भेज दिया, VR² + VL -VC²। अब हमने यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के उसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिया। VR क्या है, वोल्टेज को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो IR लिखेंगे। R क्या रिप्रेजेंट कराया, छोटा सा रेजिस्टिव लोड, तो IR हो गया और ब्रैकेट में स्क्वायर लग गया। VL की बात आए तो VL एक इंडक्टर है, जो कि मैंने बताया था, अगर इंडक्टर लगा रहता है तो इंडक्टर से जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं उनका नाम हम रिएक्टेंस से देते, तो IXL लिख दिया, माइनस
VC जो कि कैपेसिटर है, और ये भी मैंने बताया था अगर इंडक्टर या कैपेसिटर लगते हैं तो उनकी वजह से जो रुकावटें आती तब वहाँ पे हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, जबकि प्रतिघात या रिएक्टेंस बोलते हैं। तो IXL माइनस IXC आ गया। तो सबके रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिव का R होता है, इंडक्टर का XL होता है और कैपेसिटिव का XC होता है। इसमें I स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया जो कि बाहर निकाल लिया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब ये यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन बनी। किसी भी RLC सीरीज सर्किट की वोल्टेज इक्वेशन पूछे तो ये बनेगी V इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। आप इस वोल्टेज इक्वेशन के हेल्प से वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, करंट भी फाइंड कर सकते हैं, इम्पेडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे V इक्वल टू आई जेड लिखा, Z क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन चल रहा है, R भी चल रहा है, L भी चल रहा है, C भी चल रहा है। और मैंने आपको लेक्चर 6 में बताया ही था कि अगर कॉम्बिनेशन में रजिस्टर भी लगा हो, इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, अगर कॉम्बिनेशन में ये सब एलिमेंट लगते हैं और इनकी वजह से, इन सारे एलिमेंट्स की वजह से जो रुकावटें आती हैं, तब वहाँ पर हम रेजिस्टेंस नाम नहीं देते, रेजिस्टेंस नाम देना गलत हो जाता है। तब वहाँ पर हम इम्पिडेंस बोलते हैं, जिसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं। इसलिए हमने Z से यहाँ उसको शो कर दिया, V इक्वल टू आई जेड। आगे बढ़ते हैं। इम्पिडेंस अगर आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाए कि एक RLC सर्किट दे दिया गया है और उसका इम्पिडेंस फाइंड करिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आती है रेजोनेंस, जिसे हम अनुनाद बोलते हैं। रेजोनेंस कब होता है कि मान लीजिए आपको कोई RLC सर्किट है, ठीक है, तीनों एलिमेंट, ये रेजोनेंस हमेशा तभी होगा जब तीनों के तीनों एलिमेंट लगे हों। अगर कोई दो एलिमेंट लगे होंगे, या रजिस्टर कैपेसिटर लगा हो, या फिर रजिस्टर और इंडक्टर लगा हो, तब ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं आती। रेजोनेंस कंडीशन के लिए तीनों के तीनों एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है, या फिर ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, इनका वोल्टेज, इन दोनों का वोल्टेज अगर इक्वल हो जाए, या इन दोनों से जो भी रुकावटें आ रही हैं इक्वल हो जाए, तब इस कंडीशन पर हमारी रेजोनेंस स्थिति आ जाती है, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। क्या बताया मैंने? जब कभी भी आपका इंडक्टर का रिएक्टेंस XL जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल आ जाता है, ऐसी कोई ना कोई कंडीशन तो आएगी ही कि जब इंडक्टर जो अपनी रुकावटें दे रहा होगा और कैपेसिटर अपनी रुकावटें दे रहा होगा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जिस भी कंडीशन पे ये इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोल देते हैं, अनुनाद बोल देते हैं। तो रेजोनेंस के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि रेजोनेंस कब होगा? जब आपका नेट रिएक्टेंस या प्रतिघात जीरो होगा। वही बात हुई, देखिए अगर XL इक्वल टू XC हो जाएगा, या XL और XC को इधर ले आइए और तो जीरो ही तो हो रहा। वही चीज़ हमने यहाँ बताई है कि अगर XL जो है इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटिव का रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है, तब रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। तब क्या हो जाता है? आपका जो पूरा सर्किट एक रेजिस्टिव की तरह काम करता है। मतलब आपका L और C जो है बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, इनका रिएक्टेंस हम बिल्कुल हटा ही देते हैं। तब आपका पूरा का पूरा सर्किट क्या रेजिस्टिव की तरह बिहेव करने लगता है, जब ये कंडीशन आती है। ठीक है। फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या अनुनाद आवृत्ति उसे बोलते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आती है, क्योंकि आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। सप्लाई कैसी? AC सप्लाई है। जिस भी सप्लाई पर ये सप्लाई दे रहे, इस जिस भी सप्लाई पर ये कंडीशन आ रही है, मान लीजिए आपने सप्लाई देना स्टार्ट करा और किसी भी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ये कंडीशन जनरेट हुई, तो जिस कंडीशन पर ये जनरेट हो रही है कंडीशन, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन जनरेट हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं, जिसको हम F0 से दिखाते हैं। इसमें रेजोनेंस के कंडीशन में जो इम्पिडेंस जो है आपका सबसे कम हो जाता है। ये एग्जाम में या SSC JEE में बहुत पूछा जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे इम्पिडेंस की वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है या लो? तो आप क्या बोलेंगे? लो, मिनिमम हो जाती है। क्यों मिनिमम हो जाती है? ज़रा आप ये देखिए इक्वेशन, इम्पिडेंस आपको RLC सर्किट का यही मिला था, Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। लेकिन जब रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है तो XL और XC क्या है? ज़ीरो हो जाते हैं, या फिर एक
दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी क्या है, 0 हो गया। तो क्या है, आर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, जेड इक्वल टू आर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इम्पिडेंस किसके इक्वल हो रहा है, रेजिस्टेंस के। अगर रेजोनेंस कंडीशन नहीं आई तो यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड हो जा रही थी, जिसकी वजह से इम्पिडेंस की वैल्यू और हाई हो जा रही थी। लेकिन रेजोनेंस के कारण ये चीज़ हटी जा रही है, हट गई आपकी, तो क्वांटिटी आपकी कम हो जा रही ना, तो आपका इम्पिडेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इम्पिडेंस रुकावटें कम आ रही हैं तो करंट क्या होगी, ज़्यादा बहेगी। रुकावटें उसे कम मिल रही तो करंट क्या है, ज़्यादा बहेगी। तो ये भी पूछा जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे करंट कैसी होती, तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट। इम्पिडेंस आपका कम हो जाता है जो कि Z इक्वल टू आर के इक्वल हो जाता है, और करंट क्या रहती है, मैक्सिमम हो जाती है। और रेजोनेंस कंडीशन में या अनुनाद वाले कंडीशन में आपका सर्किट कैसा हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस मैंने बताया, रेजोनेंस तभी होगा जब आपके इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटिव और इंडक्टिव का प्रतिघात एक दूसरे के इक्वल हो, जो कि मैंने यहाँ शो किया, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ओमेगा एल होता है, और उसी तरह एक्सी का जो फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी होता है। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था। अब ये ओमेगा ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर वाली चीज़ उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगी, आप लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा होगा, LC। तो कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो ओमेगा इक्वल टू 1/LC, और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ओमेगा को हम 2πf लिखते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी, ओमेगा इक्वल टू 2πf0। यहाँ f0 क्या दिखा रहा है, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपकी रेजोनेंस कंडीशन हुई है। तो 2πf0 इक्वल टू 1/LC, ये 2π को हमने यहाँ भेज दिया, तो f0 आपका ये आ गया। बहुत पूछा जाता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, f0 इक्वल टू 1/2π अंडर रूट LC, और यूनिट क्या होगी, हर्ट्स होगी। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ग्राफ्स के थ्रू। इसे हम रेजोनेंस कर्व भी बोलते हैं, या रेजोनेंस ग्राफ भी बोलते हैं, या अनुनाद ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बीच में बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में बनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे वैसे वैसे करंट आपका बढ़ रहा है, उसी तरह जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटा रहे वैसे वैसे करंट आपका बढ़ रहा है। तो ये दोनों ग्राफ में देखिएगा, ये दोनों लाइन जो एक ऐसा पॉइंटर है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट को हमने बोला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसी पॉइंट पे ये दोनों की वैल्यू सेम हो रही होगी, तो यहाँ पे हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल दी, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन आ गई। एक्सएल इक्वल, इस कंडीशन पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर होगा, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आई होगी आपको मिलेगी वो f0 की वैल्यू होगी, और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और आपका सर्किट कैसा बिहेव कर रहा होगा, रेजिस्टिव सर्किट। इसमें जो इंडक्टर और कैपेसिटर उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, फिर अब ये देखिएगा, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर हमने इतना एरिया जो है बताया है, अगर ये वाला एरिया f1 जो है कम होगा f0 से, तो आपका सर्किट कैसा बिहेव करने लगेगा, कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करने लगेगा। उसी तरह अगर f0 से कम फ्रीक्वेंसी आ गई f2 की, तो आपका सर्किट कैसे बिहेव करने लगेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह। और ये जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।